तो मुझे नहीं पता इसके पीछे की साइंस क्या है कि जैसे जैसे रूम में बंदे बढ़ते रहते हैं ना, वैसे वैसे एनजाइटी और बेचैनी होती रहती है। वैसे तो मैं 4th टाइम दे रहा हूँ स्पीच, बट हर बार डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस होती है ना, तो कोप अप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल से शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चन से बिल्कुल लाइट माहौल से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा, बहुत ईजी है। ओके, दिख रहा है आपको? व्हाट डू यू कॉल अ फिश विद नो आइज? किसी का कुछ आंसर है? थोड़े लाइट माहौल से शुरू करें तो सही रहता है ना, कि मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँ। अरे इतना तो बिल्कुल इजी है, बेसिक सी रीडर है। ये वाला देख रहे हो क्रिएटिविटी, सुबह ही मैंने लगाया आज ये। मैंने कहा ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक और पूछता हूँ मैं, बहुत इजी है, सिंपल सा, ताकि सब कंफर्टेबल हो जाए, मैं भी और आप लोग भी। ठीक है, ये तो इजी है यार, ये बहुत इजी है गैस करना। बहुत किसी को नहीं, कोई लेना चाहेगा को ट्राई? ये है ना असली मजा तो। चलो लास्ट चांस है, ठीक है आपका भी। और ये तो इजी है यार, कम से कम तो बेसिक है बिल्कुल। हैं बिल्कुल लास्ट वाले में पकड़ा गई। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं ताकि थोड़ा सा माहौल लाइट हो जाए और मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करूं। सो यार और होता है ऐसा। अरे नहीं यार। सो बिफोर आई स्टार्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं शुभम को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आके आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। और मैं जब अपने स्कूल डेज़ में था तो मैं ना बड़ा मिस करता था कि हमारे लिए भी कोई क्या बोलते हैं ऐसे एफर्ट्स डालें, बिकॉज़ जब हम लाइफ में एक स्टेज पार कर जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं कि हमें उस टाइम किसी ने मेंटोर क्यों नहीं किया है। और लकीली हम तो ये कार्ड खेल सकते हैं कि हमारे टाइम पे रिसोर्सेज थोड़े इतने नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट भी उस टाइम हमारा इतना मेन स्ट्रीम में नहीं था। तो आप लोग लकी हैं कि सर आप लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि आपको एक स्टेज बाद जब आप बहुत ही क्रूशल स्टेज में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको डिसीजन खुद से लेने हैं, वहाँ पे आप बहुत इजीली जो है वो चीज़ों को डिसीजंस को ले पाएँ और वो सही हो। और यही तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। 1988 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम एल्केमिस्ट है, और मैंने भी इसको हाल फिलहाल ही पढ़ा है। और मैं ना बहुत बुक वॉर्म नहीं हूँ, मतलब मेरे को किताबें पढ़ने का इतना खास शौक नहीं है, तो मैंने ऑडियो बुक्स सुनना स्टार्ट किया। अब ऑडियो बुक्स जिन लोगों ने कभी नहीं सुनी है उनको सुननी चाहिए। इससे दो चीज़ होती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप बहुत कम टाइम में बुक्स को कंप्लीट कर पाते हो। जितना आपको रीडिंग में टाइम लगता है उससे कम आपको एक ऑडियो बुक को कंप्लीट करने में लगता है। अमूमन जो एक ड्यूरेशन होता है एक ऑडियो बुक का, अराउंड 8 to 10 आवर्स होती है। बहुत ही बड़ी होगी तो मैक्स टू मैक्स वो 16 आवर्स की हो सकती है। थोड़ा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और साथ के साथ अगर आप उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को पढ़ते हो तो वो बहुत सही आपके लिए रहता है। तो मैंने ये बुक पढ़ी थी हाल फिलहाल लॉकडाउन के टाइम ही। तो ये कहानी है एक गडरिये की, जिसको शेपर्ड कहते हैं। अब उसके माँ बाप चाहते थे कि वो पढ़ लिख के ना चर्च का पादरी बने, लेकिन उसको घूमने का शौक़ था, तो वो कुछ भेड़ पकड़ लेता है और घूमता रहता है एक जगह से उधर जगह। ठीक है ना। एक दिन उसको एक सपना आता है कि ना एक खजाना दबा हुआ है कहीं पे। तो वो क्या करता है, अपने इंस्टिंक्ट की सुनता है और चल पड़ता है उसके पीछे। आगे काफ़ी सारे सीन्स पास होते हैं। जो मेन सीन है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो जाके एक जगह वो पहुँचता है, एक अरब की कंट्री में पहुँचता है। वहाँ से इजिप्ट का रास्ता शुरू होता है। वहाँ पे उसका कोई धोखा कर लेता है, उसके सारे पैसे जो है लूट लेता है। वो पैसा उसने अपनी भेड़ों से बेच के जो है वो जमा किया था, अब वो लूट लेता है। अब उसको सर्वाइव करना ही था, तो वो एक क्रिस्टल की दुकान में पहुँचता है। क्रिस्टल मतलब कांच के बर्तन वगैरह वो बेचता था। तो वो उस दुकान पे जाके पहुँचता है और वो उससे कहता है कि मुझे खाना खिला दो, और वो उसके शीशे साफ़ करने लग जाता है। ठीक है भाई, खाना खिला दिया उसने भी उसको। आगे जाके वो उसी लड़के को रख लेता है अपने यहाँ। वो उसे अपना सपना बताता है उस क्रिस्टल वाले को कि मुझे सपना आया था और मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि तुम्हें आगे जाना है और तुम्हें जो है वो खजाना मिलेगा इजिप्ट में जाके।
वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में आओ, रियलिटी को समझो कि क्या है क्या नहीं है, सपने के पीछे मत भागो। ठीक है, ये बात आगे होती है। वो डिफरेंट तरीके करता है। वो सोचता है कि यार चलो ठीक है, अगर मैं खजाने के पीछे ना जाऊं, लेकिन यहाँ रहकर मैं इतना तो कमा ही लूँगा कि वापस अपने शहर में जाके दोबारा से जो मैं काम करना चाहता था शेफर्ड का, वो दोबारा से शुरू कर सकूँ, दोबारा से भेड़ बकरियाँ जो मैंने बेच दी हैं उसको दोबारा से मैं खरीद सकूँ और दोबारा से काम को शुरू कर सकूँ। तो वो चला जाता है, मतलब वो वही रहता है, वो जाता नहीं है। वहाँ ना एक कॉन्वर्जेसन होता है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच किया। जो आपका वो क्रिस्टल का जो व्यापारी होता है, जो ओनर होता है शॉप का, वो एक बात कहता है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। वो कहता है कि ना, वो होता है मोमडन, उसका सपना होता है कि मुझे ना हज जाना है। अब इस्लाम धर्म में 3 या 4 चीज़ें होती है जो एक मुस्लिम इंसान को पूरा करती है, जिसमें हर दिन की रोज़े की नमाज है, बाकी का मुझे नहीं पता है, लेकिन लाइफ में एक टाइम हज का यात्रा करना भी उसमें इंक्लूडेड है। तो वो कहता है कि मुझे हज जाना है। अब क्योंकि वो जो लड़का जो आता है शेफर्ड, वो इतनी मेहनत करता है कि उसका जो है रिवेन्यू बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक दिन वो उससे कहता है कि अब मुझे वापस जाना है, मुझे वापस अपने शहर लौट के जाना है। लेकिन जब ये बात उसको पता चलती है तो वो थोड़ा निराश होता है। फिर वो जो लड़का है गडरिया, वो उसको कहता है कि अब तो आपके पास भी इतने पैसे हो गए हैं, आप क्यों हज के लिए नहीं जा रहे हो। वो कहता है कि ये एकमात्र ऐसा सपना है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, अगर मैं इसको पूरा कर लूँगा तो मुझे नहीं पता कि इसके आगे मैं क्या करूँगा। और वो मतलब एक मोमेंट था जिसने मुझे बहुत तगड़े गूज़बम्स दिए। मतलब ये ऐसी लाइन है जिसने मतलब बहुत कुछ चेंज किया मेरी लाइफ में। आप खुद सोच के देखिएगा, आपका एक ड्रीम है, आपको कुछ करना है लाइफ में, लेकिन जब आप उस चीज़ को पालोगे उसके बाद क्या, उसके बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो मतलब ना जानबूझ के वो उस ड्रीम को फुलफिल नहीं करना चाहता, वो उस उम्मीद में खुश है कि एक दिन अगर भगवान ने चाहा तो मैं हज में जाऊंगा, लेकिन वो पूरा नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी जीने की एक मात्र वजह है। तो यहाँ से मतलब मेरे को तो बहुत तगड़े गूज़बम्स आए और यहीं से एक दिमाग में मेरी बात आई कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी है क्या। काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने इस चीज़ के ऊपर बात की है कि लाइफ क्या है, ये है, वो है, सो है। कई लोग का कहना है कि लाइफ एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे इमोशंस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कई लोग अगर आप मॉन्क्स वगैरह से पूछते हैं कि लाइफ क्या है, वो कहते हैं कि ईश्वर से कनेक्शन ही लाइफ का एकमात्र गोल है। अगर आप ईश्वर के करीब जाते हैं तभी आपका जो जीवन सफल है। लेकिन क्या ऐसा है? मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बताता हूँ। यहाँ मैं 2 कर्व आपको दिखा रहा हूँ और ये लाइफ टाइम याद रखना, ना मेरे बात कोई आपको बताएगा, ना मुझसे पहले आपको किसी ने बताया होगा। ये है आपका इकोनॉमिक कर्व, ये आपकी लाइफ साइकिल को दिखाता है। ये स्कूल फेज़ है जिसमें आप अभी लोग हैं, अंडर 12th है आप लोग। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते जाओगे, यहाँ से आपका कॉलेज पीरियड शुरू होता है, आपके जेब में पैसा आना शुरू होता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जॉब पालोगे और यहाँ पे आपकी जो सीधी रेखा दिखा रही है वो आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। आप किसी भी प्रोफेशन में चल जाएं, आप चाहे बीटेक कर लें, आईएएस बन जाएं, एक लिमिट बाद आपकी सैलरी कभी नहीं बढ़ती और वो बन जाता है आपका फ्लैट कर्व। वो बिल्कुल फ्लैट कर्व बन जाता है। वो स्टेबिलिटी का पीरियड है, तभी लोग आपके जो है जॉब सेक्टर की तरफ जाते हैं। इसके बाद अगर आपने कुछ बहुत ही ऐसे ही बिल्कुल ही शरीर में उबाल मार रहे हो, आपने कहा कि अब तो पैशन फॉलो करना है, तब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, अप्स एंड डाउन से भरा। और बहुत ही अगर आपके जो कार्ड्स आपने खेलने चाहे वो गलत गए तो बिल्कुल ही आप बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। तो ये रियलिटी है लाइफ की, ये आपका इकोनॉमिक कर्व है। एक बात लास्ट टाइम भी जो सर आए थे उन्होंने ये बात मेंशन करी होगी कि आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन आपके पास उसको खर्च करने का टाइम नहीं होता। और ये सबसे हार्ड हिटिंग रियलिटी है कि मैं ये सोचता हूँ कि यार जैसे कि अगर मैं बैंक पे जाता हूँ, मैं 9 बजे से रात के 10 बजे तक वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे उस पैसे को खर्च करने का टाइम कहाँ है? मैं उस पैसे को मतलब कमा के करूँगा क्या? संडेज़ को आपको लगता है कि ऐसा होता है? आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि कहीं घूमने चलते हैं, वो अक्सर कहेंगे कि संडेज़ यार मैं तो थक गया हूँ, ऑफिस रहता है। ये लाइफ की रियलिटी है और ये रियलिटी बहुत जल्दी मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा जो कर्व है वो है सोशल लाइफ कर्व। ये बिल्कुल हार्ड हिटिंग रियलिटी है और अगर मैं झूठ हुआ तो आप मुझसे कभी भी लाइफ में आके मिलना, अगर ये चीज़ सही नहीं हुई तो। अभी आप स्टूडेंट फेज़ पे हैं, अभी आपका स्कूलिंग फेज़ चल रहा है, यहाँ पे आपके जितने दोस्त हैं अगल बगल में सबके चेहरे देख लीजिएगा। 3-4 साल बाद अगर इसमें से आपको कोई भी दिख जाए, मेरा नाम बदल लीजिएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 12वीं के बाद जब मैं था 12वीं में, जैसे ही मैंने 12वीं पास करी, मेरे जितने भी फेसबुक से फ्रेंड थे ऐसा लगा सब ने मुझे अनफ्रेंड मार दिया। कोई भी एक बंदा उस समय वहाँ नहीं था। मतलब वो तो आएगा, मैं आपको सुनाऊंगा ये कहानी,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे धरती से डायनासोर गायब हुए थे ना, वैसे ही आपका फ्रेंड सर्कल गायब हो गया है और फिर सबके टोन बदल जाते हैं। फिर आपका आता है कॉलेज फेज़ में नए दोस्त बनते हैं, नई एनर्जी से आप इंट्रोड्यूस होते हैं, वो दोस्त फिर नहीं बनते हैं, फिर इनकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर वो भी चले गए, सब डिफरेंट जगह चले गए। जैसे स्कूल से सब अलग अलग जगह चले गए, सब ऐसे नहीं कि एक ही कॉलेज में सबने एडमिशन लिया होगा। इसके बाद आते हैं जॉब के साइड पे, जॉब में नए दोस्त बने। फिर क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो अमूमन बूढ़े लोग ज़्यादातर वहाँ होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो आप ये एनर्जेटिक लोगों से मिलते हैं। जॉब बार बार आप चेंज करते रहते हैं तो दोस्त भी चेंज होते रहते हैं। फिर एक ऐसा फेज़ आता है आपकी शादी हो जाती है, ये शादी वाला फेज़ है जब आप सेटल लिखा हुआ, शादी हो जाती है। उसके बाद ये फ्लैट कर, अपने पेरेंट्स से आके पूछिए उनके कितने दोस्त हैं, संडे को पूछिए कितने दोस्तों से वो मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और उनसे पूछेगा उनके स्कूल के दोस्त कहाँ हैं, आधों को ये भी नहीं पता होगा। ये रियलिटी है, बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी है कि लोग आते हो जाते रहेंगे। और मैंने तो बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या बताऊँ, ये बहुत एक हार्ड हिटिंग रियलिटी थी मेरे लिए जब मैंने इसको फेस किया। और इसका इम्पैक्ट जो होता है ना, आपकी जो लाइफ होती है ना आफ्टर 12, कितना पेनफुल है। 10 मिनट रुको, मैं आपको सब बताऊँगा। अच्छा, वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई लाइफ क्या है। वैसे तो ये काउंसलिंग सेशन है और हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। टिपिकल जो ये काउंसलिंग सेशन का फॉर्मेट होता है कि मैं आऊँगा यहाँ पे और XYZ एक करियर के बारे में आपको बताऊंगा जो आप में से कोई भी लोग परस्यू नहीं करने वाले बाय द वे। और रियलिटी ये है 96% से ज़्यादा डिसीजंस जिस एज में आप लोग हैं वो आपके पेरेंट्स के हाथ में, आप लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस टाइम मैं 12th में था या 11th में था, हमारे टाइम पे दैट टाइम बीटेक स्टार्ट हुआ था, उससे पहले वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं था। उस टाइम से वो कहा जाता था कि अच्छा, अगर मैं 90s की बात करूँ ना, उस टाइम BSc ग्रेजुएट बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल हर घर में कोई ना कोई BSc ग्रेजुएट या बीटेक वाला भरा हुआ है। जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई की चेन डिसबैलेंस होती है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता आता है। सो ये चीज़ वही थी कि मैं आप लोग को ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। और ये वो स्टोरी है जो सक्सेस स्टोरीज़ के इतर है, और ये 96% लोगों की स्टोरी है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप अपने पीछे जो भैया लोग भी उनसे ही पूछ सकते हैं, उनके भी मैं ये मानता हूँ कि उनके भी एक्सपीरियंस इस तरह के होंगे ही, और कहीं ना कहीं अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता सकते हैं। वो लाइफ क्या है, स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो चुकी है, ये पहले था, ठीक है। लाइफ क्या है ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। पता है अभी करेंटली क्या चल रहा है, अभी ना मैं पूछ रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, अभी ना लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है ना जॉब छोड़ रहे हैं, मतलब जॉब पहले ही कम है और लोग बहुत जो है ना जल्दी छोड़ रहे हैं। इसको ग्रेट रेजिग्नेशन एरा ऐसा कुछ कहा जा रहा है, जहाँ ना लोग बहुत फ्रिक्वेंटली जो है अपने जॉब को जो है स्विच कर रहे हैं। अभी डिलॉइट ने अपना एनुअल रिपोर्ट साझा किया, जिसमें कहा कि हमारा जो ये जो चेंज करने का सीन है ना वो 26% तक पहुँच चुका है। अब कंपनीज़ ये कोशिश कर रही है कि कैसे वो एक बंदे को लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिटेन कर सकें, ठीक है ना। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है जिसमें आगे बात करूँगा। लाइफ मैं क्या बोल रहा था कि इस एक चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में हर किसी के ना कभी एक एग्जिस्टेंस क्राइसिस आता है कि मैं इस धरती में क्यों आया हूँ। लेट सपोज कि आई एम डूइंग जॉब इन एज अ बैंक में जॉब कर रहा हूँ एज अ PO। मैं 9 से 9 जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, सो जा रहा हूँ, दैट सेम लूप इज़ रिवॉल्विंग, दैट सेम लूप। और वो लाइफ को इतना डैमेज कर देता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सो लाइफ में आप जो भी करें, मेक श्योर कि आप सही डिसीजन लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ एक 3D फिनोमेना है जो कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे चलता है। हम सब जीते तो प्रेजेंट में हैं, लेकिन हम पास्ट और फ्यूचर को लेकर साथ चलते हैं। हमारे दिमाग में पास्ट का बैगेज रहता है और फ्यूचर के लिए हम बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अब आप सोचिएगा, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे आके जो भी सही बात है मेरी लाइफ में हुई है, मैं कोई भी आपको शुगर कोट करके नहीं बोलूँगा ताकि शायद मेरी इज्जत बढ़े या कुछ बढ़े। आपको जैसे जज करना है वैसे आप कर सकते हैं, वो आपका अपना राइट है। पास के बैगेज इतने हार्ड होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई स्कोर्ड 8.6 CGPA। बहुत अच्छा नहीं है। दैट टाइम CBSE इंट्रोड्यूस दिस CGPA क्राइटेरिया। मेरे को तो बहुत बुलशिट चीज़ लगती है ये चीज़, बिकॉज एवरीवन इज स्कोरिंग सेम थिंग, और उससे ना कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। सो मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, शी स्कोर 8.8। सो मैंने अपने फादर को कहा कि आई स्कोर 8.6। सो मुझे लगा नहीं कि उनको खुशी नहीं हुई, मतलब मैं खुद ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आई एम गोना स्कोर 8.6। यार मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स पढ़ाई की हैं। और एक और चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, 9th स्टैंडर्ड में ना रेनॉल्ड्स का एक ऐड आता था, सचिन तेंदुलकर का, उस टाइम उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, कि जो बच्चे लिख लिख के पढ़ते हैं ना उनको ज़्यादा याद रहता है।
अब मैं था सचिन का फ़ैन, मैंने उस बात को पकड़ लिया। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, जितना आप अभी ये रफ़ कॉपी भर रहे हो ना, मैं मोटी वाली रफ़ कॉपी 1 महीने में 4 से 5 भर देता था। मेरे हाथ हर टाइम स्याही से वो लिपा पोती मेरे को गलत तरीके से पकड़ता था पेन, और मेरा हाथ हमेशा पूरे इंक से रहता था। अच्छा वो स्टैट्स वो तरीका जो है वो 9th 10th तक तो ठीक था। 11th 12th में पंगा फंस गया। 11th 12th में लिखने को इतना सारा रहता था, और वही चीज़ कितनी बार लिखूँ, तो वो हैबिट बिल्डअप हो जाती है। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है वो आपको फिगर आउट करने की बहुत ज़रूरत है, और ये सबसे अर्ली स्टेज में आपको देखना होगा। अगर आप सिंपली रीडिंग करके पढ़ने वाला आपका एटीट्यूड है तो वो भी ठीक है, आप लिख के पढ़ सकते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप कितना ज़्यादा लिख रहे हो, कितनी बार लिख के आपको याद हो रहा है। ऐसा ना हो मैं इतना आपको उस चीज़ को 10 बार लिखना पड़ रहा तब जाके याद हो रहा है, इतने में तो 4 रफ कॉपियाँ भर जाएगी आपकी। तो उस चीज़ को कवर अप करने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है ना। तो ये था कि आप पास्ट का बैगेज लेके चलते रहते हैं, और फ्यूचर में जो है आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं, अरे एक और चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th मेरे प्लान बिल्कुल सेट थे, बिल्कुल सेट, कोई ना लेफ्ट ना राइट। बीटेक 4 साल बाद जॉब, प्लेसमेंट, फिर गोवा में जाके सॉरी गोवा में जाके 2 लड़कियों के साथ हंसते हैं, और लड़कियों के नाम में बोलना चाहता, वैसे वो काल्पनिक बात थी, मैंने ऐसे ही बोला। लेकिन ये मेरे बिल्कुल सेट प्लान्स थे, बिल्कुल ही सेट प्लान्स, कोई उतर नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोचिंग ले रखी थी या बहुत ही कॉन्फिडेंस था, लेकिन हाँ मुझे लगा था कि मैं शायद ये कर लूँगा। 2013 से 2015 का जो मेरा पीरियड था वो मेरे स्कूलिंग का था। 13 में 13, 14, 15, ठीक है, 13 में आई वॉज इन क्लास 10th, एंड 14-15 में आई वॉज इन 11th एंड 12th। मैंने आपको बता दिया 9th से ही वो शुरू हो जाता था कि 9th के मार्क्स भी जुड़ते थे 10th में, वो ठीक है, वो सब खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग 10th क्लास में हैं कि हमें क्या चुनना चाहिए 10th के बाद। लकीली हमारे स्कूलों में तीनों स्ट्रीम थी, मैं केवी से पढ़ा हूँ, केवी OLF से। कोई हो यहाँ पे तो फिर बता देना कि मेरे को बुलाएं वापस अपने स्कूल में ठीक है ना। तो उस टाइम हमारे इसमें तीनों स्ट्रीम थी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब मैंने साइंस क्यों पिक करी, अब देखो यार तीनों चीज़ के ना अपने अपने बेनिफिट है। अब अगर आप किसी से पूछो ना, जैसे कॉमर्स वाले आप मुझे मिलते तो बोलो तूने साइंस लेकर क्या उखाड़ लिया, घूम तो तुम भी ऐसी रहे हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेजिट है, लेकिन अगर हम साइंस को इस बिहाफ पे ले रहे हैं कि उसने आपको करियर में आगे क्या दिया, तो ये सबसे फुलिश वाली बात है। देखो तीनों के अपने अपने में है। साइंस मुझे लगता है कि आपको जो सिखाता है वो बर्डन झेलना सिखाता है। कॉमर्स कहीं ना कहीं आपको नंबर्स के साथ इम्प्रूव करता है, और आर्ट्स आपकी हिस्ट्री और आपके चीज़ों को देखने के नज़रिए को बेहतर बनाता है। तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और आपको क्या चुनना है ये आपको खुद से सोचना है। अब मेरे तो क्योंकि मार्क्स ठीक थे, घर में भी सबने साइंस ले रखी थी, मैंने भी साइंस ले ली। 11th में आया, मैंने केमिस्ट्री की ट्यूशन लगाई थी, पता ही मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। और केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो मेरा सुपर वीक था, मैं फेल होते होते बचा, लिटरली बॉर्डर लाइन में। जबकि हमारी क्लास के 2 बंदे लुढ़क भी गए थे उस चीज़ में, उनका एयर रिपीट करना पड़ा। तो 11th क्लास का मानता कि सबसे क्रूशियल क्लास है। एक तो फिजिक्स की इतनी, अब तो साइंस की आपको पता ही होगा कितनी मोटी मोटी कुंजियाँ आती हैं, तो हाथ जोड़ लिया ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। 12th में आया, आई कंसिडर कि 12th कंपेयर टू ठीक है, ईजी है 11th के। और मैंने ना अपना ग्राफ थोड़ा लास्ट में पकड़ना शुरू किया था, मतलब लास्ट में थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी शुरू करी थी। और अभी जो आपने स्टार्टिंग में देखा ना लेट ब्लूमर, ये वर्ड भी वहीं से आया था। मैं बताता हूँ उसकी स्टोरी क्या थी। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था, और सही था, क्लास में भी बेस्ट कर रहा था। जो टॉपर्स थे वो भी घबराने लगे थे, जैसे जब होता नहीं कि कोई राक्षस में वरदान मिल जाता है, सबसे पहले देव। मेरे को एक तो लॉजिक ये समझ नहीं आता है कि मतलब क्या लॉजिक है। जैसे किसी राक्षस को वरदान मिल जाए, सबसे पहले इंद्रदेव की धरती थी कि भाई ये मेरी कुर्सी खींचेगा। वैसे ही हमारे टॉपर्स की थी कि भाई साहब ये तो टॉप मार देगा इस बार। अब हुआ उसका उल्टा, हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, और वो एक फेज़ था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैंने आपको बताया ना कि मेरे फिक्स प्लान थे, बीटेक, जॉब और प्लेसमेंट, नथिंग एल्स आई इमेजिन कि मुझे ये करना है, वो करना है, सो करना है। दैट टाइम 2-3 न्यू कोर्सेज आर इंट्रोड्यूस, लाइक पॉलिटेक्निक, लाइक ITI, लाइक अप्रेंटिस। ये सब चीज़ें ना, ये जो कोर्स थे, इनको इस तरह से प्रमोट किया गया कि ये आपको गवर्नमेंट जॉब की अश्योरिटी देते हैं। और भारत जैसे देश में इतने बैल बुद्धि भरे हैं कि सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सबको कंफर्ट चाहिए, तो सब वही कोर्स में घुसे हैं। और उसमें भी सबको मैकेनिकल चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल में ही आपका है। लेकिन अब जाके आप पूछो उन लोगों से, कौन लेने को तैयार है मैकेनिकल आज के टाइम पे? बहुत बुरे हालात है बाहर। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको समझना होगा प्लान बी को। प्लान बी जो प्लान बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लान बी है क्या?
व्हाट इफ़ जो आप अभी सोच रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो फेल हो जाए, वो चले ही ना। आप अगर जेई को टारगेट कर रहे हो, मैंने जेई दिया था, मेरा मेंस निकला था, लेकिन आपका प्रीलिम्स मेंस निकला था, एडवांस नहीं निकला था। और मुझे याद है कि जिस दिन मैं एडवांस का पेपर दे के निकला था, वहाँ पे एक तो लड़का था, पता नहीं वो थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा वैसे बैकग्राउंड से था वो, और मेरे फादर ने मुझे टाइम बोला, देखो इन लोगों को, ये देखो इनको तो सुविधाएँ भी नहीं और तुम लोग क्या करोगे, दीज आर बिलो द बेल्ट रिमार्क्स। वो एज, जिस एज में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वी नीड पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, उसका कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है। एवरीवन गोना टेल यू कि दिस सेक्टर इज गुड, दैट सेक्टर इज गुड, बट नो वन गोना टेल यू कि हाउ टू डील विद द एंजाइटी, हाउ टू डील विद द स्ट्रेस, हाउ टू डील विद द फेलियर, अगर आपके लाइफ में वो चीज़ नहीं होती जो आप सोचते हो। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए भी धक्का था, और मुझे लगा कि भाई किसी ने तो जादू टोना टोटका कर रखा है, बिकॉज बैक टू बैक कोई भी चीज़ नहीं चल रही थी मेरी बीटेक में। फिर मैंने सोचा कि चलो, अब इसके बाद ये होता है ना कि मैं एक और हार्श रियलिटी बताता हूँ कि होता है कि मान लो मैंने ले लिया, मैंने बीटेक नहीं किया बाद में मैं अगर ले लेता हूँ ग्राफिक एरा में एडमिशन, मेरे साथ जिसने 90% स्कोर किया है वो भी मेरे साथ पढ़ रहा है, तो उसके 90% लाने का फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? मैं और वही सेम जगह ही पढ़ रहे हैं। अब आगे ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं उसे बेहतर कर जाऊँ, तो उसके लिए तो एक और वो बात होगी ना। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे उस टाइम किसी ने नहीं समझा कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, और मैं भी फिर डिप्रेशन बैक टू बैक। यहाँ पे DAV PJ कॉलेज है, आई अप्लाइड फॉर BSc, भाई वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिला। वहाँ पे क्या है कि आई स्कोर, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई स्कोर अराउंड 70% इन माई 12th, उसमें भी मैंने बेस्ट 5 लिए हैं ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और होता है कि हमारे यहाँ CS था और हमारे यहाँ हिंदी था ऑप्शनल सब्जेक्ट में। आई ऑप्ट हिंदी बिकॉज आई लव हिंदी, ठीक है ना। CS के साथ कुछ पंगा था, मुझे नहीं पता कि क्यों लिया। मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे मेंटोरशिप की बहुत कमी है कि 10वीं के बाद क्या लेना चाहिए, किससे फ़ायदा है। हिंदी मुझे प्यारी है, और एक और कविता भी सुनाऊंगा जो मैंने लिखी हुई थी स्कूल टाइम में, बहुत प्यारी, और आपको सुननी जरूर चाहिए वो, ठीक है ना। तो मैंने ली हिंदी, और हिंदी का स्कोरिंग सब्जेक्ट, अब मैं खुद समझता था कि मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन मात्राओं में गलती थी, और भाई मेरे बने शायद 70 या 80 का राउंड, और लड़कियों के बने 96, हिंदी में 96। भाई मैंने तो कान पकड़ लिया, भाई ये कौन सा राष्ट्र आ गया भाई, कौन चेक कर रहा है कॉपियाँ? 96 हिंदी में कोई मजाक की बात है? 96 बहुत बड़ी, 96 किस बेस पे मिल रहा है? कोई तो तर्क होना चाहिए ना भाई 96 देने का। 96 स्कोर कर रहे हैं हिंदी में, मैंने कहा ये भी ठीक है, तो मैंने तो गलत ही लिया, फिर CSE ले लेना चाहिए था। तो प्लान भी मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता था अगर बीटेक नहीं करूँगा तो वो गोवा वाला प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा भाई जो मेजर बात यही है ना कि क्या है प्लान आप लोग के पास? प्लान नहीं था, वहीं से मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में आ गया। ना तो मुझे बीटेक करने का मौका मिला, प्राइवेट के लिए बोल नहीं सकता था क्योंकि खर्चीला था, बड़ी फैमिली है, तो अपने भी थोड़ा ही रखना। अच्छा, एक और बात, कई बार ये होता है कि लाइफ में ना आप मिस्टेक्स कर देते हो, और कई बार ये होती है कि उसमें आपके पेरेंट्स का भी हाथ होता है। ऑलवेज कंसिडर दैट मिस्टेक कि वो आपसे हुई है। क्यों? क्योंकि तभी आप उसको रिव्यू कर पाएंगे। आइए सोचें कि ये पापा ने एडमिशन नहीं कराया तो नहीं कराया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कैसे फिक्स किया कि आगे आपको कहाँ जाना है, वो कैसे होगा? वो आपकी अपनी गलती है। वंस आप इस चीज़ को फिगर आउट करते हो कि गलती आपकी है या नहीं, जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे, मैं कभी अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करता, ना ही मैं सक्सेस के लिए करता हूँ, ना ही मैं अपने फेलियर के लिए। तो आप जो भी हैं वो आपका अपना है, ये मान के चलो कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैंने किया है, फेलियर है आपका अपना, एक्सेप्ट कीजिए, बेस्ट करने का आगे ट्राई कीजिए, और सही है। अच्छा, हम इतनी सारी बातें कर ही क्यों रहे हैं? 34 इंडियन स्टूडेंट डाइड बाय सुसाइड ईच ईयर, पैंडेमिक हिट 2020। इंडियन स्टूडेंट्स की हालत इतनी ख़राब है ना, और ये तो सिर्फ अंडर 12th है जहाँ पे इतना प्रेशर हो चुका है, इतना कमर्शलाइज कर दिया गया चीज़ों को। बोर्ड्स में देख लीजिए आप, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वाले लगे हुए बच्चों के नंबर, उनकी फ़ोटो ही देखी कैसी आ रखी है, उनकी फ़ोटो से ही लगता है कितने डिप्रेशन में ये लोग। मतलब मैं तो यार इनकी कटिंग देख कर, भाई साहब यार कुछ तो, भाई ये मूछे बढ़ रखी, भाई मूछे तो हमारी आ भी नहीं रखी थी, भाई इनको कुछ आराम दो, भाई इनको थोड़ा ज़िंदगी जीने दो। मतलब होता नहीं है। अच्छा, आप में से कितनों के पेरेंट्स से कभी ये बोला होगा, शायद ऐसा ना बोला हो लेकिन किसी और तरीके से बोला हो कि जो जब 6ठी 7वीं में हम अच्छे स्कोर करते हैं, बेटा पढ़ाई तो 10वीं के बाद शुरू होती है। फिर जैसे 10वीं पार कर ली, अरे बेटा पढ़ाई तो अब 12वीं में शुरू है, अब 12वीं में लाओ नंबर तब तो लेगा। फिर जैसे 12वीं होगी, अरे 12वीं तो कर ही लिए सब ने, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, और चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। जो आपको बोर्ड में दिखता है ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के,
यहाँ पे भी अगर आप लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप में से बहुत लोगों का डिस्प्ले में किया जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दो जिन लोगों ने स्कोर नहीं किया? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको कंसल्ट करेगा कि भाई हमारी मिस्टेक है? नहीं। क्या आपके माँ बाप इस बात से एग्री करेंगे? नहीं। जो भी बैरियर लेना है आपको, इमोशनल किसी भी तरीके का, वो आपका अपना है। फेलियर को आपको अकेले डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और वो कई बार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कोटा फैक्ट्री देखकर कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन किसी ने कभी ये सोचा कि कितने लोग वहाँ पे अब सुसाइड करने लग रहे हैं? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। और दिक्कत ये नहीं है कि किसी को इंजीनियर बनना है। अच्छा एक बार मुझे बताओ, व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई वांट टू बिकम पायलट। अब बाद में मुझे पता चला कि मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर है और मैं नहीं बन सकता। इसके बाद 11वीं में आके कौन बंदा सोचता है कि मुझे इंजीनियर बनना है? एक बात मुझे बता दो, क्या लॉजिक बनता है इंजीनियर बनने का, वो भी मैकेनिकल का? कोई लॉजिक बनता है उसका? मतलब आपने स्ट्रीम ऑप्ट करी, आपको जॉब चाहिए, कोई ऐसा होता है भाई सर डाई हार्ड करना तो मैकेनिकल ही है भाई, नहीं वो तो नहीं करूँगा, ऐसा कोई नहीं होता भाई। CS लेने के पीछे 1% ये हो सकता है कि भाई मुझे बहुत बड़ा कोडर बनना है, मुझे ये क्रैक करना है, वो क्रैक करना है, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल भाई मैं तो कान पकड़ लिए भाई। ये रिसेंट डाटा है सुसाइडल केसेस का, और इसमें एक लास्ट ये जो सुसाइड है जहाँ पे एक नीट एस्पिरेंट ने 19 साल की उम्र, यार 19 बच्चे हैं यार आप लोग, तो अभी हम तो उस एज को पार कर चुके हैं, समहाउ वी सर्वाइव दैट वेव, दैट ट्रॉमा वेव। भाई मेरे तो दिल बैठ आता है। और मैं आपको बता दूं, मैं एक अनसर्टिफाइड काउंसलर भी था। सो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दिस अ गाय कॉन्टेक्टेड मी, और उसने कहा कि मेरा ना ब्रेकअप हो चुका है। 21 साल का लड़का, ये हंसने की बात नहीं, आगे की स्टोरी और मैं बताता हूँ। 21 साल का लड़का, उसने कहा कि मुझे मोटिवेशन चाहिए। अब मोटिवेशन मेरी जेब में रखी हुई कोई ऐसी ही पर्ची तो नहीं है कि मैं हाथ पे लूँगा लो भाई मोटिवेशन। मेरा उस टाइम एक पेपर था, मैंने उसको कहा कि एक काम करते हैं बाद में मिलते हैं और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वो कहता नहीं सर आप नहीं मिले तो मैं कुछ कर लूँगा। मैंने कहा 21 साल का लड़का बेवकूफ़ बना रहा होगा। एक दिन गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन ने उसने रेड पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया। लिटरली 21 ईयर्स ओल्ड। ही सेड दैट कि मेरे जो दोस्त हैं ना वो मुझे सीरियसली ले रहे हैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है और घर में भी मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, मैं जी के क्या करूँगा। लिटरली ही सेइंग दिस थिंग। मैं को घबरा गया था भाई, किसको पकड़ा गया तो मुझे ही बोलेंगे। अच्छा जब मैं बोलता हूँ कि मैं अनसर्टिफाइड काउंसलर हूँ तो लोग कहते हैं कि आपको ना ये किसी प्रोफेशनल बंदे को देना चाहिए कि भाई वो XYZ चीज़ को हैंडल करेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी को पता है कि काउंसलर कहाँ मिलते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता कि यार ये मेरे को तो अभी जाके पता चला कि वो जो स्किन के चिकित्सक को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, उसे प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है, चर्म रोग चिकित्सक कहते हैं उसको। मुझे ये अभी जाके पता चला यार, मुझे क्या पता काउंसलर कहाँ मिलते हैं। आप अपने घर में आके बोल दो कि पापा यार टेंशन बड़ी हो रही है, अगर खींच के लाफा ना दिया ना बढ़ रहा है वहाँ में, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मेंटल जो ये बात करते हैं ना आए दिन, कोई सुसाइड कर लेगा, हीरो एक्टर हो रही भाई मेंटल इज़ अ वेरी बिग थिंग और हमें बात करनी चाहिए, कोई नहीं करता भाई बात, कोई नहीं करता। एंड ही कमिटेड सुसाइड। अब घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई लड़की का लफड़ा था, ऐसे बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि इसको हार्ट अटैक आया था। मुझे इतनी बात चुभी यार, मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि ही इज़ पेइंग मी बाय द वे, ही गोना पे मी। ही सेट कि मैं पैसे भी दे दूंगा। उसने कहा कि मैं अभी एक OnePlus का उसने बोल लिया था नेक बैंड, वो दे दूंगा भैया आप मिल लो एक बार। मैंने कहा मेरा पेपर है मैं नहीं मिल सकता। मैं मिल लेता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुल मिला के वो ग्रेड C स्टेज में था, मतलब कोई उसको बात बता दे तो ठीक है, वरना वो डेफिनेटली वो काम करने वाला था। तो मैं 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, बिकॉज मेरे लिए भी बहुत बहुत ट्रॉमा वाली बात थी कि समवन कमिट सुसाइड। एंड आई रियलाइज़ कि ये कितना बड़ा इशू है यार, कितना बड़ा इशू है यार। 12th के बाद मैंने कभी सोचा था कि यार कि आई एम गोना सी समवन डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। लिटरली 2 दिन बाद ही कमिट सुसाइड, मेरे को भी शाम को पता चला। मैं आपको बताऊं, आप अपने किसी दोस्त को टेक्स्ट मैसेज करना कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, खासकर लड़कों को करना भाई, किसी को फ़र्क नहीं। अरे मैं वो वर्ड बोलना ही चाहता जो वो बोलते हैं, अरे क्या ये रोना धोना लगा रखा है, लड़की है क्या। ये लिटरली आप लोग को रिमार्क्स मिलते हैं, और लड़कों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अपने एनजाइटी को अंदर ही अंदर कंट्रोल रख पाना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं तो आज भी सोचता हूँ कि यार काश एक बार मिल भी लेता उससे तो शायद वो बच जाता। मेरे वजह से अगर किसी की जान बचती तो मैं कितना, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे को लगता नहीं था कि मैं उसको मतलब समझा पाता, बट ये था कि शायद उसकी किस्मत खराब। लेकिन कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि आप करना क्या है, किससे बात करें।
आपको अगर डिप्रेशन है, आप क्या किसी से भी बात कर लोगे? आप ऐसे बंदे को ढूंढोगे जो उस लायक होगा। मैंने आपको सोशल लाइफ का बताया था ना, वो इसीलिए डिग्रेड होता रहता है। मैं जब 12th पास हुआ, मैंने बताया ना, सब गायब। भाई मेरा इतना क्या बोलते हैं ख़राब फेज चल रहा है, मैं किसी से अपनी बात शेयर करूं? कोई DIT में चले गया, कोई ग्राफिक वगैरह में चले गया, कोई एक साल ड्रॉप आउट करके दोबारा कोचिंग कर रहा है, किसी का नंबर ही नहीं है। आधे लोग तो, अरे एक फ़नी बात बताता हूँ मेरे कुछ दोस्त ऐसे, मेरे हमारी स्ट्रेंथ थी 45 की, मेरे को सबके नाम भी याद नहीं है। और अब कोई दूसरा दोस्त मुझे मिलता है ना, वो क्या कहता है कि ना वो तेरा एक दोस्त ना वहाँ घूमता हुआ पाया गया था मतलब जैसे जंगल में घूमता हुआ शेर नहीं होता, अरे वो वहाँ घूमता हुआ पाया गया था। भाई ये क्या बोलूँ यार, मतलब इतनी ये वो बातें हैं जो उस टाइम पे तो हमें समझनी चाहिए। तो रियलिटी चेक आप लोग के लिए यहाँ पे हैं कि आप लोग को ट्रॉमा सहना आना चाहिए। व्हाट इफ़ योर प्लान फेल्स, आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए आपका प्लान भी, कि अगर ये फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। अब इससे 2 फायदे हैं। देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान देख रहे हैं, आप लोग को मानना है, कंसिडर करना है इस बात को, ये आपके ऊपर है। तो प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ना आपके बहुत बहुत मदद मिलती है। व्हेन प्लान ए फेल्स, प्लान बी कम इनटू एक्शन। जब आपका प्लान ए फेल होता है कि यार मैं IIT में जाना चाहता था, भाई NIT से सेटिस्फाई कर लो। आपको पता है कि जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं ना, इनका ना बहुत बुरा हाल होता है इफ़ दे फेल टू क्लियर द UPSC एग्ज़ाम, क्योंकि इतना किताबें वो पढ़ चुके होते हैं भाई, इससे नीचे की कुछ चाहिए ही नहीं होती उनको, और वो 34, 35, 36 तक ट्राई करते रहते हैं, फिर चाहे फिर उनको कोचिंग में पढ़ाना पड़े। तो लिटरली उनके अंदर ना ईगो डेवलप हो जाती है, ईगो। उनका कोई ब्लैंक भी ऑप्शन नहीं है। माई फादर ऑल्सो सेइंग कि UPSC की तैयारी कर लूँगा, माफ़ करो भाई, हमारे बस का नहीं है। सो प्लान बी का बहुत इंपॉर्टेंट है। घर जाइएगा, सोचिएगा एक बार, मजाक मस्ती सब एक साइड, जब आप 12वीं पास कर जाओगे, एंड आई प्रे टू गॉड कि आपके प्लान्स फेल ना हो, लेकिन व्हाट इफ़ इट फेल्स, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी क्या हो सकता है कि XYZ चीज़ मैं कर लूँ कुछ और। अब फ़ायदे बहुत रहते हैं यार, मैं ऐसा बताऊँ तो ये भी एक चीज़ होती है, और ये 96% की स्टोरी है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप में से किसी के साथ ऐसा होएगा ही नहीं कभी। ये 96% की स्टोरी है। जो 1% जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ना, उसकी स्टोरी वेव करती है, लेकिन बाद के 96% का कोई नहीं पूछता है। तो आप क्योंकि अगर 96% में आ रहे हो तो ऐसी बात नहीं कि आप लूज़र हो। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए। और प्लान बी क्या करता है? सबसे बड़ी बात, सेव लाइफ। बहुत, मैं तो आपको बताएं कि यार कि क्या हाल चल रहा है अभी के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा जॉब क्राइसिस हो चुका है। बूस्ट कॉन्फिडेंस। जब आपके पास प्लान भी होता है ना, तो आपके पास एक बैकअप रहता है कि यार चलो, इफ़ दिस फेल आई एम गोना डू दिस, एंड ओपन डोर्स ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी। आपने पानी को देखा है ना, अगर इस पानी को मैं गिलास में गिराऊंगा तो ये गिलास का शेप ले लेगा, अगर मैं इसको बाल्टी में गिराऊंगा तो बाल्टी का शेप ले लेगा। आपको चट्टान नहीं बनना है, आपको पानी बनना है। मतलब कुछ भी हो, जीतना है। बड़ा क्वेश्चन, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। यार वैसे मैं खुद को इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं समझता, बट हाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैंने बता ही दिया कि 96% जो भी चॉइसेस होती हैं वो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ला देते हैं या थोपते हैं, वही कह लो। अब इस पर ना उनकी भी गलती नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि अवेयरनेस की कमी है हमारे स्कूल में। तभी तो सर ने तुम्हारे लिए काउंसलिंग सेशन रखे हैं, तुम्हें पता हो कि डिफरेंट फील्ड कौन से हैं। अब तुम घर में आके बात करो कि मुझे ये करना है, फर्दर आप अपनी तरफ से रिसर्च करो कि ये XYZ चीज़ करनी है। मैं एक क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करता हूँ, जिसके बारे में लास्ट में बात करूँगा। बट देयर आर सो मैनी ऑप्शन इफ़ यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग। एक तो मैं बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड क्या देख रहा हूँ कि लोग इंजीनियरिंग करके बैंक की तैयारी कर रहे हैं। भाई कुछ सेंस बनता है उस बात का? आप सिंपल BA कर लो, आपने क्यों इतने लाखों रुपए दिए अगर आपको वो चीज़ करनी है? कुछ उस स्किल का आपको वहाँ जाके फ़ायदा हो रहा है? नहीं होना है। बने बड़े हैं वो बैंक BTech करके अब क्लर्क की जॉब कर रहे हैं। बहुत ही बैड फेज़ है, बहुत ही बैड फेज़ है। एंड थैंकफुली आई समहाउ सर्वाइव दिस। लेकिन आने वाला टाइम बहुत ख़राब है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इफ़ यू डोंट मेक राइट डिसीजंस, अब बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने वाले हैं। सो क्या ऑप्ट कर सकते हैं आप अगर आप साइंस से? ऑब्वियसली BTech इज़ द कूल ऑप्शन, ऑलवेज ओपन, ठीक है ना। उसमें भी आई प्रीफर पर्सनली राइट नाउ, मेरी एनालिसिस के हिसाब से CS इज़ द गुड ऑप्शन, ट्रस्ट मी। CS में फिर भी कॉर्पोरेट जॉब इज़ गुड मेरे हिसाब से। और उसमें आप वंस यू गेट एंटर इनटू एनी
कंपनी, इसका जब आप रेगुलर स्विच करते रहते हो आपका पैकेज बढ़ता रहता है और आई गेस कि 2 या 3 साल बाद आप 1 लाख को आराम से टच कर जाओगे। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ पसंद है कि नहीं, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पे मैं लास्ट में बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक श्योर आप थोड़ा सा ध्यान दें। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने हाल ही में देखा है वो है लैंग्वेज सीखना। लैंग्वेज में आप कोर्स कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो लैंग्वेज में, और वो आपको एक अच्छा खासा जो है वो एक डोर और पॉसिबिलिटी ओपन करता है। अब यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ लेना। जितने भी आप ये वेब डेवलपमेंट कंपनी देखते हो ना, पहले तो इनका पोर्टफोलियो आज से ज़्यादा विदेशी कंपनियों का होता है, क्योंकि वो लोग सस्ते में काम कराने वाले ढूंढते रहते हैं, तो इंडियंस ही सबसे चीपर रेट में है। मेरा खुद का एक दोस्त अमेज़ॉन में है, उसने जर्मन की थी आपके DU से, एंड ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ। तो वो जर्मन से जो भी उसका काम रहता है ट्रांसलेट करने का वो करता हो। मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि वो ऐसे कॉल में हेलो वो कहीं वो बात कर रहा है, बात वाला उसका हिसाब नहीं है, बट हाँ, तो लैंग्वेज इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन। अगर आप लैंग्वेज को परस्यू करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सीखो यार, आप जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो, साइड बाय साइड आप साइड हसल चालू कर सकते हो। आप हाँ, साइड बाय साइड आप इसमें से किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ माई फेवरेट, पब्लिक स्पीकिंग। मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सही बोला है अभी तक, बहुत अच्छा मैंने फ्लो में बोला है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द थिंग विच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, विच बूस्ट योर ना पोर्टफोलियो। आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो ना वो सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है पब्लिक स्पीकिंग। इस पर भी एक और चीज़ है जो मैं फिर कहीं बताऊँगा। दूसरा है पेड एड्स। अगर आप बीटेक भी परस्यू कर रहे हो, आप कुछ भी परस्यू कर रहे हो, आप इससे एक स्किल को मास्टर कर सकते हो, बिकॉज ये आपको अपने काम में भी मदद करेगा और आपको इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी बहुत मदद करेगा। तीसरा इज़ द कोडिंग। कोडिंग आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मेटावर्स एग्जिस्टेंस में आने वाला है। अब वो इंडिया में कितने टाइम बाद आता है ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले टाइम पे ब्लॉकचेन डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड बढ़ने वाली है। तो आपको लेकिन वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे सोलिडिटी वगैरह हो गया, या जो डैप्स ऐप्स होती है उसको बनाने के लिए जो भी लैंग्वेज लगती है वो आपको सीखनी पड़ेगी। और इसमें अभी के लिए तो यहाँ पे बहुत स्कोप है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। आराम से आपका 1 लाख पर मंथ क्रॉस कर जाएगा एज सुन एज यू मास्टर दिस थिंग। नेक्स्ट इज द स्टोरी टेलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मतलब हाँ मुझे याद है जब मैं घर में ये सोच रहा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा था। कभी आप टोस्ट मास्टर खोल के देखना। टोस्ट मास्टर बेसिकली इवेंट होता है जो कि वर्ल्ड पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप का है। वहाँ पे एक से एक क्लासिक आपको जो है वो ये पब्लिक स्पीकिंग की स्पीच देखने को मिलेगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाउ टू यूज स्टेज, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको तो जरूर भूलना मत। ये आपको ये इंटरव्यू में भी मदद करे, ऐसा नहीं है कि ये है। तीसरा है आर्ट ऑफ लाइन। बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं तो बहुत झूठ बोलता हूँ। अभी हाल ही में मैंने कल परसों अपने दोस्त को झूठ बोला। इसको मैंने बोला कि मैं जिस छोटे रास्ते से जाता हूँ ना वहाँ मैंने नींबू के ऊपर पाँव रख दिया और मेरे पीछे पड़ गया साया, और 3 लोगों को बताया, 3 उस बात से कन्विंस हो गए। तो आर्ट ऑफ लाइंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जब आप झूठ बोलना सीखते हो ना, ये आपको ना सिर्फ आपके रियल लाइफ में मदद करता है, आपको अपने इंटरव्यू में मदद करता है। लास्ट इज द प्रेजेंटेशन स्किल। स्टार्टिंग में देखा ना जो बना रखा था वो थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अपनी स्किल को शोकेस करना आना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने टर्म बोला ना कि अपनी स्किल को शोकेस करना आना चाहिए, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं टेस्ट कहाँ करूँगा, घर में बाथरूम के ऐसे खड़े होकर टेस्ट करते रहूँ? मुझे कहीं तो एक मौका चाहिए ना। व्हेन यू आर इन अ स्कूल, मैं सच बता रहा हूँ, अगेन वन ऑफ द बिग टिप्स, जिन लोगों का 12th है और जो अभी 10th में है, मैंने कभी भी स्टेज के ऊपर वहाँ पे जाके बात नहीं की, कभी भी। आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिकॉज 12वीं के बाद ना आपको वो कमानी पड़ती है, आपको वो कमानी पड़ती है 12वीं के बाद। मैं देख रहा हूँ यार ये रोज़ तो प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इवेंट हो कहाँ रहा है और हमें क्यों नहीं पता है? रोज़ बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई ले जा रहा है। हमारे क्लास के बच्चे घर में ट्रॉफियाँ भर रखी उन्होंने, मेरे पे एक भी नहीं है। मैं सोचा हो कहाँ रहा है? फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये सबसे बड़ी गलती है, बट आई डिड। क्योंकि वहाँ ना आप सेम लेवल के होते हो। अब यहाँ आप बैठे हो, अब मुझे जज कर रहे हो कि भैया ने तो, अरे भैया ने तो ऐसे किया है, भैया के कम नंबर थे, भैया के भैया, तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन वहाँ आप सब सेम है। मार्क्स भले ही वो जो बंदा ऊपर खड़ा है उसका ज़्यादा हो, क्या पता तुम बोलने में अच्छे हो, प्राइस तो उसको मिलेगा ना जो बोलने में अच्छा होगा। तो ये जो गलती मैंने की है ना, आई ऑलवेज रिग्रेट दैट। क्योंकि आफ्टर 12th आपको वो इस प्लेटफॉर्म को कमाना पड़ता है। आपको किसी तरह से या तो आपको फेक करना पड़ेगा,
फेक मतलब फिर वही है, जैसे एक और मैंने कहा एक तो फ्लो में छूट जाता है कई बार ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि ना बहुत लोग ना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है या फिर स्टोरी टेलिंग की बात आती है, लोग इसको ये समझते हैं कि हमें इंग्लिश में बात करनी है। भाई मैंने 3-4 बार इंटरव्यू दिया है, मेरे सामने से बोला ही नहीं गया, उसने फराटेदार 2 सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछे भाई मैंने, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, हम लोग इस इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोड ऑफ लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी था, तो हमें आदत नहीं होती है, तो हम किसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, खुद के साथ दीवार में करूँ दोबारा से। तो वो जो चीज़ है ना, वो जो लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होना होता है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप देखिएगा जो भी लैंग्वेज सिखाने वाले लोग होते हैं ना, वो सिखाते हैं, उनको इंग्लिश आती है, लेकिन उनकी बॉडी ना उस लैंग्वेज को कभी अडेप्ट नहीं करती, वो अलग ही अजीब लगते हैं, बोलते हैं अरे भाई क्या बोल रहे हैं। देखना, मैं झूठ बोलूँ तो आप देखिएगा, आप अपने स्कूल में ही खड़े होकर देखिएगा, कोई लड़के इंग्लिश में बोलती है ना, तो वो ना कोशिश कर रही है, वो जो बोलती है ना, उसकी बॉडी उस चीज़ के हिसाब से फंक्शन नहीं करती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप चाहते हैं जब आप बोल रहे हैं आप कंफर्टेबल दिखें कैमरा के आगे, कैसे भी दिखे अच्छे, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ की प्रैक्टिस इन योर नेटिव लैंग्वेज। आप, मेरी नेटिव लैंग्वेज, मैं जौनसार से हूँ, मैं जौनसारी हूँ, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज वो है, लेकिन मैं पहले से बाहर से हूँ, तो मैं हिंदी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मैं हिंदी में प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती में आप लोग से यहाँ बोलने आऊँ तो मैं अंग्रेजी में पटर पटर करने लगा हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है ना, सेंटेंस बन रहे हैं ना, कुछ हो रहा है। जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ से, लैंग्वेज से शुरू कर रहा हूँ। जब मैंने कहाँ से सीखा भाई, मैंने तो तुम्हें बता ही दिया कि मेरा कोई दोस्त नहीं था 12वीं के बाद, लिटरली वो जो पीछे लाल टी शर्ट में खड़ा है ना, उसे पूछो, 2019 में मेरी उसकी मुलाकात हुई, मेरे साथ 2 साल तक ट्यूशन पढ़ा है, 3-4 साल बाद हमारी बात हुई जब हमें साथ में काम करना था। उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था वो क्या कर रहा है, ना मुझे ये पता था कि उसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है। और उस टाइम मैं रोज़ अकेले बात करता था, रात का समय होता था, मैं बालकोनी में खड़ा हुआ अकेले, अब वो तो दोपहर में कर नहीं सकते लोग लगे पागल हो गए आदमी, मैं रात को अकेले में बात करता लिटरली। ऐसा नहीं कि अरे भाई कैसा है, और मैं खुद से बोला अरे भाई तू वो सुना, ऐसा वाला नहीं, मतलब जो मुझे बोलना है मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा। और ऐसा नहीं कि हर बार जब फाइनल टच वाली बात आती है तो वो बिल्कुल फ्लो में निकलेगा, ऐसा भी नहीं होता है, फंबल्स होते हैं। हम जब वीडियोस बनाते हैं हमारे बहुत तगड़े फंबल्स होते हैं। ये चीज़ ओवर द टाइम जो है वो इम्प्रूव होती है। आपको सीखने की ज़रूरत है कि बोलना कैसे है, बोलोगे नहीं तो कि कहाँ से शुरू होगा। अब मैं यहाँ किसी को बोलूँगा आगे आके बोलने को, पहले तो नहीं 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 सर प्लीज़ ऐसा नहीं करना ये होगा, लेकिन कभी ना कभी तो आपको बोलना पड़ेगा ना यार। अपने, आप ये भी छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट द स्टेज, आप अपने पेरेंट्स तक को अपनी बात नहीं कह सकते। तो बात कुल मिला के ये है भाई, देखो मैंने आपको रियलिटी बताई है कि 96% जो लोग हैं वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। आप 96% में हो तो ऐसा नहीं कि आपने कोई पाप किया है या कुछ गलत हुआ है आपके साथ, आपको बस ये फिगर आउट करना है कि यार मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ। बिकॉज तब ना, आज शायद आपको बातें बोरिंग लग सकती है क्योंकि ये स्टेज ही ऐसी होती है, शायद बाद में जाके आपको ये बात रियलाइज़ हो कि हाँ भैया ने बात सही कही थी। क्योंकि मैं तो झेल चुका हूँ, मैंने बहुत लोगों को झेलते हुए देखा है। आप शायद वैसे ना हों, लेकिन फिर भी व्हाट इफ प्लान ए फेल्स, ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास बैकअप प्लान हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मी। मेरा नाम जेक्शन चौहान है, मैं एक अनसर्टिफाइड काउंसलर हूँ, फाउंडर एंड CEO ऑफ लेट ब्लूमर है। बहुत अच्छा लगता है ये बात बोलना ठीक है। लेट ब्लूमर इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड स्टार्टअप वेयर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन इकोसिस्टम फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू किक स्टार्ट देयर जर्नी इन क्रिएटिव फील्ड। सो हमने जब स्टार्ट किया था ना, मैं बहुत पहले से वीडियोस बना रहा था। मैंने कहा कि 12वीं के बाद कुछ है नहीं करने को, ना नौकरी लग रही है ना कुछ, तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। अब सीन ये हुआ कि वीडियो बनाने से ना मुझे 2-3 चीज़ें आई। फर्स्ट, हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ये चीज़ तो चलो हो ही जाती है, बहुत लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, दे कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, या जब वो बोलते हैं ना तो वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी बॉडी जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो वो अडेप्ट करनी चाहिए। और ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, ये लाइफ में ग्रोथ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, मैंने 16 या 17 में डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी बाहर से। उससे पहले मैं कर रहा था और मेरा पे आउट भी आ रहे थे। हमारे साथ ना एक लड़की थी, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट काइंड की थी। अब मैं तो था थोड़ा ऐसा आदमी कि मुझे खुद का ही करना है कुछ। उसने किया यहाँ पे एक रिसोर्ट में जॉब। वो थी इंट्रोवर्ट काइंड की, कोई पूछ रहे हैं हो रहा है काम, आता उसको भी नहीं था कुछ था। भाई 2 दिन बाद मैम ने बोल दिया कि आप जाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। मैंने रियलाइज़ किया कि जब लोग अपने वर्किंग प्लेस पे एक्टिव नहीं रहते ना, सोशली नहीं एक्टिव रहते हैं, बहुत लोग को एक संकोच रहता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, अरे वो लड़की तो बहुत सुंदर है, हमसे क्या बात करेगी, और कहीं मैं उससे बात करने गया तो मेरा पपलू हो गया। ये बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है। और जब वाकई में पपलू हो जाता है ना, तब तो आपको मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखिए, आप कुछ
लाइफ में करें ना करें, कॉन्फिडेंस को आप जरूर बूस्टअप करें। एटलीस्ट आप 4 लोग आके बोल सके इतने तो खुद को लाइफ बनाएं, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। आप आज नहीं तो कल आप देखिएगा कि जो क्रिएटर्स इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा राइज में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी पढ़ाई गेमिंग चालू कर दी, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप साइड हसल के रूप में ये कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं। आप टेक बना को देख सकते हो, वो भी इंजीनियरिंग से शुरू किया, उसने इंग्लिश से हिंदी में कंटेंट को स्विच किया। मैंने बहुत पहले, मैंने 16-17 से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन द प्रॉब्लम इसकी उस टाइम में कंसिस्टेंट नहीं था। और उस टाइम क्या था कि इंटरनेट मेन स्ट्रीम में नहीं था। हमारे टाइम पे 5 रुपये का एयरटेल का रिचार्ज आता था, 18 MB मिलता था, 14 MB। और 14 MB में कौन सी वीडियो डालूँ बताओ, कहाँ से अपलोड करूँ मैं 14 MB में? 14 MB में तो कुछ भी नहीं। अब तो 6-7 GB का अपलोड होती है, लेकिन तब तो 14 MB बहुत होती थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, घर वाले प्रेशर आ रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हो, वो कर रहे हो, वही हो जाता है। बट मैंने अभी इसको अपने मेन करियर के ऑप्शन में नहीं चुना है। वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स पॉसिबल कि पहले कैश फ्लो चालू हो जाए, और मैं तो इसको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। इंडिया का सबसे पहला लेवल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें मिलेगी, पॉडकास्ट होंगे, और आई एम गोना ऑल्सो हायर द डिफरेंट क्रिएटर्स। सो ये हमारे स्टार्टअप हैं। तो मैं तो इस बैकग्राउंड से बाय द वे, ना मैं एसओ हूँ, ना मैं पीओ हूँ, ना मैं कलर को एज ऑफ ना। अच्छा, एक मैं लास्ट में जाते थे कविता सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं दोबारा से रैप अप कर, बिकॉज आई ऑप्ट हिंदी एज अ सब्जेक्ट। तो मैं पोएम लिखा करता था। एक पोएम मैंने लिखी थी जो दैट टाइम भी रिलेवेंट थी, और आज से मेरे मरने के 100 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगी। पोएम का जो टाइटल है वो है हौसला। बहुत है, ध्यान से सुना, इसका हर एक सेंटेंस मीनिंग बनाता है, और हर एक चीज़ आपको जो है वो आप रिलेट कर पाओगे कि भाई हौसले को ना झुकने देना कभी, हौसले को ना झुकने देना कभी, झुक जाओ तुम पर झुकने ना देना सर कभी। कुछ पाना है तुम्हें, कुछ पाना है तुम्हें, बड़ी दूर अभी तुम्हें जाना है। आसमां ढका है बादलों से, पर तुम्हें सूरज बन छा जाना है। अंधकार की जब रातें आएंगी, अंधकार की जब रातें आएंगी, बहस से तेरी रूह कांप जाएगी। अंधकार की जब रातें आएंगी, बहस से तेरी रूह कांप जाएगी। जब दरिया का नहीं मिलेगा कोई किनारा, तब क्या करेगा अकेला बेसहारा। तब तेरा हौसला ही तुझे साहस देगा, तू सारे दुख, सारी बाधाओं, सारी मोह मायाओं को अलविदा कहेगा। फिर एक उजियाली सुबह होगी, मेहनत से सींची तेरी बगिया होगी। उस दिन भी जब तेरी आंखों में आंसू आएगा, तेरा हौसला ही तुझे धैर्य बंधाएगा, तेरा हौसला ही तुझे धैर्य बंधाएगा। तो ये जो कविता है ना, इसका हर एक सेंटेंस, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम के हिसाब से ये आने वाले टाइम में इतना इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अंधकार की जब रातें आएंगी, बहस से तेरी रूह कांप जाएगी। जब दरिया का नहीं मिलेगा कोई किनारा, तब क्या करेगा अकेला बेसहारा। दैट रिजेंबल की एक वो टाइम जब आपके सारी लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा है, उस टाइम आपको ये नहीं समझ आ रहा कि किससे मैं बात करूं, किससे मैं अपने दुख को शेयर करूं। जब दरिया का नहीं कोई मिलेगा किनारा, तब क्या करेगा अकेला बेसहारा। तब तेरा हौसला ही तुझे साहस देगा, तेरे सारे दुख, सारे बाधाओं, सारे मोह मायाओं को अलविदा कहेगा। दैट मीन्स कि अगर आप वाकई में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो दैट करेज वही आपको आगे लेके जाएगा। अगर वो वाकई में सॉलिड हो, अगर आप वाकई में उसे चाहते थे, शिद्दत से कहते हैं ना, जिसको जब प्यार करते हैं, जब आप उसको चाहते हो, तो वाकई में कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। तो यही लाइन उसको रेफरेंस करती है। ऊपर एक और लाइन थी कि भाई हौसले को ना झुकने देना कभी, हौसले को ना झुकने देना कभी, झुक जाओ पर झुकने ना देना सर कभी। ये लाइन बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा। क्या है इसका मतलब कि भाई कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि भाई आप एक चीज़ नहीं कर सकते, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर दैट नॉट मीन्स कि आप हार चुके हो, दैट नॉट मीन्स कि आप हार चुके हो। झुक जाओ तुम पर झुकने ना देना सर कभी। दैट मीन्स कि आपको आगे बढ़ना है उस एक चीज़ के लिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बहुत, मान लो कि अभी घर वाले बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जॉब कर लो और उसको कुछ और परस्यू है, आफ्टर लाइफ में बाद में परस्यू कर सकता है। द थिंग इज़ कि वो कितनी शिद्दत से उसको चाहता था। दैट व्हाट रियली मैटर इज। अगर आप वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हो, अगर लग्जरी लाइफ की कल्पना करते हो, भाई आपको ना अपने इतना जोर लगाना पड़ेगा ना, आपको वो पता भी नहीं है। आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, वरना वही हो जाएगा। सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम के 10 बजे आ रहे हो, एक लूप में फंसे हो, हेल लूप में। लूसीफर अगर आपने देखी होगी ना, वहाँ पे जो नेटफ्लिक्स में भी है, वहाँ पे ना एक बात होती है कि हेल लूप की सेम डे सेम चीज़ हो रही है। भाई पता ही नहीं चलो ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं। हमारे साथ डेली होता है, सुबह उठो, वापस काम पे जाओ, वापस आओ, भाई कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, क्या करें। यही ज़िंदगी है क्या? फ्यूचर में मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक दिन सब सेटल होगा, मैं एंजॉय करूँ। वो कब आएगा? वो 34-35 में आएगा। वो भी तब आएगा तो नहीं आया तो क्या होगा? प्लान भी अगेन काम आएगा।
तो वो मैं आपको बातें समझा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार थोड़ा आगे पीछे हो जाती है तो आप खुद से लिंक कर लेना। सो ये हमारा बेसिक है, हम पॉडकास्ट बनाते हैं। बाय द वे अभी आई एम ट्राइंग कि ये वाला जो मेटावर्स वाला है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बस थंबनेल ऐसी ये सब टोपी पहन के रखता हूँ। सो अगर इफ़ यू वांट टू चेक आउट आवर कंटेंट यू कैन चेक ऑन लेट ब्लूमर पॉडकास्ट। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑन आवर शो ऑल्सो, बट यही है कि नंबर्स कम है तो इट गोना टेक टाइम, बट या ऑल्सो आई एम ड्रॉपिंग माई नंबर। इफ एनी मोमेंट इन योर लाइफ यू नीड समवन जिससे आपको बात शेयर करनी हो, डोंट वरी, आई कीप दोज थिंग्स प्राइवेट। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, दिस इज कॉल नंबर। कॉल बाद में करना, मैं घबरा जाता हूँ थोड़ा सा कि भैया मेरे को ये चाहिए, ऐसा नहीं करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन पिंग मी देयर, कॉल करना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। एक छोटी सी लास्ट में चीज़ कहते जाता हूँ कि जो लड़के हैं और लड़कियाँ, लड़कियों के लिए तो मेरे को पहले बहुत लगता है, बिकॉज मैं ना लड़कियों को हमेशा एम्पावर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको लाइफ में अच्छा करना है। मैं लड़कों को इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, लड़कियों को मैं इसलिए एम्पावर करता हूँ क्योंकि लड़कियाँ कर सकती है अच्छा। मेरे को बड़ा दुख होता है यार जब लड़की ना बड़ी जल्दी हार मान ली। अच्छा मैं ना अब ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है रिमार्क जजमेंटल वाला, लेकिन मैंने देखा है कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है ना, आपको बताऊँ 24-25 में आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर डालने वाला कि शादी कर लो, शादी कर लो। मैं तो देखो यार, मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना उसको बिल्डअप करना है आपको सबसे पहले। वो सबसे देखो, ये ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों को भी करना है, बट मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 24-25 तक अगर आप सेटल होने की कगार पे नहीं है ना, पेरेंट्स बोलेंगे अरे हाथ पीले कर लो यार, अभी लॉकडाउन लग चुका है, पैसे कम लगेंगे, हाथ पीले कर लो। मैं उन लड़कियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको लड़ना आना चाहिए। अगर आपको 2 साल का टाइम मांगना है, 2 साल में आपकी जॉब लगी फिर तो आपकी अपनी इच्छा है ना। जो लोग ये कहते हैं कि भाई जॉब के साथ सॉरी शादी के बाद हमारे पति होंगे, पति देव जी हमें कोऑपरेट करेंगे, 96% ऑफ केसेस में कुछ नहीं हो पाता है। लिटरली अभी मुझसे लिखवा के ले लो, 96% केसेस में अगर आप अपने ही किसी जानने वाले को देख लो, बहुत कम लड़कियां उसके बाद जॉब को परस्यू कर पाती हैं। वो अगर पहले से करी तो ठीक है, वरना बाद में बहुत दिक्कत आती है। लड़कों के लिए रही बात, भाई हम लोग को तो हिसाब हमेशा ही खराब है। पहले तो कोई बेटी देगा नहीं, अगर शादी जॉब नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, सेटल नहीं होंगे, तो भाई आप लोगों को तो कुछ ना कुछ करना ही है। वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि कुछ भी करो लाइफ में हैप्पी रहो, बिकॉज दैट व्हाट रियली मैटर्स। पैसा कुछ मेरे पे है नहीं, लेकिन वाकई में इतना मैटर करता नहीं है अगर आप उसको खर्च कर ना पाओ तो। दोस्त वो बनाओ जो आपके काम आए, जो आपके लाइक माइंडेड लोग हो। एक दोस्त सबका ऐसा होना चाहिए जो आपको बुरे समय में सही गाइडेंस दे सके। मेरे साथ के काफ़ी ऐसे लोग हैं, भाई मैं परेशान हूँ, अरे कोई नहीं, सोचा एक काम कर, 2 दिन तक रिप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद वो लिटरली आई एम सेइंग यू द हार्ड ट्रूथ, लिटरली 2 दिन तक रिप्लाई नहीं करेंगे। कोई वापस मुड़ के ये नहीं पूछेगा कि अब सही है, अब सही फील हो रहा है, कोई नहीं पूछता भाई। मैं फिर भी लोगों से पूछ लेता हूँ भाई कि ठीक है, अब कॉल भी कर लेता हूँ भाई, उनकी अपनी चौड़ है, वो नहीं उठाते, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपको ऐसे दोस्त बनाने अगर नहीं है तो आपने लाइफ में कुछ अर्न नहीं किया। सरकास्टिक रिमार्क्स पास होते हैं, ये सब बिलो द बेल्ट जो कमेंट है ना, वो ओवर द टाइम जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते होगे ना, वो और इंटेंस होते हैं। उनके बच्चे को देखो ये है, आपको ये डील करना आना चाहिए। हार्ट पे लेने के बजाय आपको डील करना आना चाहिए। हाउ टू स्टे काम इन द टेंस सिचुएशन, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। भाई हमने यही तपस्या की इतने सालों तक, और यही चीज़ मैं औरों को बताना चाहता हूँ। बिकॉज लाइफ में सक्सेस हो जाएगी, लेकिन क्या सक्सेस तक आप जिंदा रहोगे? ऐसा ना हार्ट की चढ़ गया। लिटरली आई एम सेइंग दिस अगेन, मैंने 24 साल में माइनर हार्ट अटैक से लोगों को मरते हुए देखा। 24 साल में, 29 साल में एक आदमी के, रिसेंटली मैरिड आदमी के ब्रेन हैमरेज हुआ 29 साल की उम्र में। तो किसी को कुछ नहीं पता कि कितने लंबे समय तक आप लोग जीने वाले हो। मेक श्योर करो, बेस्ट करो, हैप्पी रहो, दोस्त अच्छे बनाओ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को कोशिश करो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, प्लीज़ आस्क, बिकॉज दिस इज़ अ मोमेंट आप अपनी बातों को रख सकते हो। इसके बाद शायद ना मिले, कोई दूसरा आएगा। फिर मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, XYZ फील्ड के बारे में बात कर रहा है जिसमें से आपको शायद ही परस्यू करना हो। द मेन थिंग इज़ कि ये जो चीज़ मैंने आपको कही ना, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल कामनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले के टाइम पे ना भाई, भर्तियाँ जो फौज में होती थी, घर से उठा के ले आते थे कि आ जाओ। अब लॉन्डे उसके लिए रोज़ भागते हैं वहाँ। दैट टाइम चेंज, आपको भी टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। अगर आप लग्जूरियस लाइफ चाहते हो ना, आप सिंगल स्किल से कभी नहीं कर सकते। सिंगल स्किल से कभी नहीं हो सकती, ना ही आप गवर्नमेंट जॉब से वो लग्जूरियस लाइफ को इमेजिन कर सकते, नहीं कर सकते। नाउ हाउ टू मैनेज सच काइंड ऑफ थिंग्स, यू नीड टू लर्न दिस, बिकॉज ऑब्वियसली ये आपके मेंटल जो सेंटिमेंट्स होती है, वेव्स होती है, उसको तो जरूर हिलाएगा ही।
हाफ ऑफ द टाइम आप बीटी में रहोगे। बात तो सही यार ना, मैं 12th में परफॉर्म किया। मैंने बोला ना लाइफ कैसी चल रही है, 3D प्रेजेंट में जी रहे हैं, पास्ट का बैगेज लेकर फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। फ्यूचर आया, पास्ट गया, चल क्या रहा है, किसी को परवाह है प्रेजेंट की? आप लोग खुश हैं? आपको भी चिंता होगी कि भैया कब तक पकाएंगे, घर जाऊंगा, या भैया बाद में करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है। लर्न प्लीज़। मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। दैट टाइम नो वन गोना देयर जो आपको ये सब चीज़ें बताएगा। हमारे पास सिर्फ 4 व्हीलर है, उसमें भी मेरे फादर ने वो कभी नहीं सिखाया। लिटरली मैं चाहता भी ना उसे कैसे सिखाया। मेरे को चाहिए मेरा अपना, वही एरोगेंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बाप ने सब दिला दिया, घर दिला दिया, गाड़ी दिलाई, तो आपको बचा क्या करने को? शादी करके बच्चा पैदा करने है बस। यही आपकी लाइफ का एक मोटो है क्या? गोवा की ट्रिप भी पिताजी स्पॉन्सर कर दें? अपनी लाइफ में कुछ तो चाहिए ना भाई, जिस पे आप घमंड कर सको। मेरे पे है भाई, हमने किया है, मैं फेलियर हूँ, मैं एक्सेप्ट कर दूँ। सक्सेस स्टोरीज कितनी शुगर कोटेड होते हैं आपको नहीं पता, वो सिर्फ आपको एक वे दिखाती है। हमने तो बहुत लोगों को एनालाइज किया है। अब आप लोगों के लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? शायद नहीं हूँ। मेरे लिए मैं हूँ क्योंकि मैं यहाँ के बोल पा रहा हूँ, मेरे लिए ये सक्सेस है। आप लोगों के लिए सक्सेस शायद एक पीओ वाला हो सकता है। अब तो पीओ वाले के इंटरव्यू भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगे, सिर्फ नहीं कौन सा कुबेर का खजाना उसने ढूंढ लिया हो। लेकिन द थिंग इज कि सक्सेस आप लोगों के लिए क्या है? मेरे को कुछ आप लोग को प्रूव नहीं करना, आपको कुछ मुझे नहीं प्रूव करना है। द थिंग इज कि जो एक्सचेंज होना चाहिए ना, वो नॉलेज का होना चाहिए, वो इमोशंस का होना चाहिए। आप मुझसे कुछ लो, मैं आपसे कुछ लर्निंग लूंगा, ये होना चाहिए। नहीं कि आप मुझे जज कर रहे हो, मैं आपको जज कर रहा हूँ कि आप अटेंशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ये चीज़ आपको समझने की है। तो थिंक सम अप कर रहा हूँ मैं लास्ट में, मेंटल पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आने वाले टाइम पे आपको ज़रूरत होगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छा स्कोर करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लड़कियां हैं, मैं तो दिल से देखो हमेशा एम्पावर करने की कोशिश करता हूँ। डू बेस्ट जो आपके लिए सही हो। कोशिश करना कि आप ऐसा कुछ कोर्स करो जिसमें आपको घर से दूर रहने की मिले। बस ये घर के चैन मैं हम खुद नहीं झेल पाते हैं, तो लड़कियों को कितना सुनना पड़ता है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार जब मैं आगे खड़ा हूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे। तो ये चीज़ें ना कि आपको पता है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है ना, किसी भी है, मेरी तो नज़रें भी कमज़ोर है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्या वो आपको डाउन करती है या आपको उठाती है, या आपको देखना है। कई लोग लगता है कि यार मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ। क्या वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रही है, आपको देखना है। और मैं सच कहूँगा कि इतना लंबा भाषण हमारे स्कूल में भी कभी किसी ने नहीं दिया है जितना मैंने आज यहाँ दिया है। सो आई होप मैंने बोर नहीं किया हुआ। मेक श्योर, मैं फिर से लास्ट में समाप्त कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। बेस्ट करो, गो फॉर द प्लान पी आज ही जाके बनाओ अपना घर में कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं क्या दूसरी चीज़ कर सकती हूँ। और लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट करना। अगर आप एक चीज़ नहीं कर पाए तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करो, आप कोई भी कोर्स परस्यू करो, आप एक साइड हसल को चालू कर दो। साइड हसल यानी XYZ स्किल को सीखना स्टार्ट करो। मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का बता सकता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप पेड ऐड सीख सकते हो। आप सबसे पहली चीज़, हम तो वीडियो पे आ रहे हैं क्योंकि वीडियो मार्केटिंग इस हमारे टॉप है। आप आर्टिकल लिखना सीख सकते हो, आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो, सब फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जाओ सीखो, साइड बाय साइड सीखते रहो, ग्राइंड करते रहो अपने आप को। भाई बहुत आने वाले टाइम पे वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास स्किल होगी। जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जिनके पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती है वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो ये सोच रहे हैं कि वी गोना गेट जॉब लग जाएगी, लेकिन द थिंग इसकी आपको वो कॉन्फिडेंस में टूटना पड़ेगा। एक लास्ट में और रिमार्क देना चाहूँगा कि कई बार ये होती है ना कि अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया ब्लॉकचेन डेवलपर का, इफ़ यू मास्टर दैट लैंग्वेज, आप बहुत अर्ली स्टेज में उसके अंदर जा रहे हो, यू गोना बी द फर्स्ट हु गोना मास्टर दैट थिंग, वन ऑफ दोज जो उसको मास्टर करेंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। आदमी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बट द थिंग इज कि अपना एक गोल बनाएं, खुश रहें, अच्छे दोस्त रखें और बस दुआओं में याद रखना। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। ऑल्सो ख्याल रखें बस अपना। थैंक यू।